नमस्कार, मैं हूं मेघा प्रसाद और इस वक्त की बड़ी खबर महाकाल की नगरी उज्जैन से आ रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बार फिर हिंसा हुई है। लोगों ने पथराव किया, गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। यहां दो पक्ष आपस में भिड़ गए। लोग लाठी डंडे और तलवार लेकर सड़कों पर निकल आए। कई बसों में आग लगा दी गई है। हालात को काबू करने की कोशिश में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें कि कल रास्ते को लेकर विवाद दो समुदाय में हुआ। लोग आपस में भिड़ गए। इसी दौरान एक हिंदूवादी नेता पर हमला हुआ था। हमले के बाद जमकर बवाल हुआ। एक समुदाय के लोगों पर हमले का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 6 से 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन अभी भी उज्जैन में तनाव बना हुआ है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, देखिए किस तरीके से तलवार को लहराते हुए ये लोग कल बाहर निकले, सड़कों पे निकले, ये बवाल हुआ, ये हिंसा हुई। और कल जब ये हिंसा हुई, उसके बावजूद आज जो आप अभी देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, वहां गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। ये सिचुएशन कैसे आई, ये स्थिति कैसे पनपी, ये तो बड़ा सवाल है। और उज्जैन आपको बता दें गृह क्षेत्र है अपने मुख्यमंत्री जी का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उज्जैन से आते हैं, उसके बावजूद यहां की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आज ऐसी बनी हुई है। यह बवाल अभी कुछ समय पहले हुआ है और इसकी तस्वीरें मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा रही हूं। दो तरफ आप देख रहे हैं, दो विंडो में स्क्रीन पे ये जो तस्वीरें दिख रही हैं, कल किस तरीके से तलवार लहराते हुए लोग बाहर निकले। दो गुटों में, दो समुदाय में ये भिड़ंत हुई थी। और एक बताया जा रहा है, जो लोकल हमारे रिपोर्टर्स हैं उन्होंने ये बताया है कि एक लोकल हिंदूवादी नेता पर हमला करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद हिंसा भड़की, एक समुदाय के लोग भड़के और वो सड़क पर निकल आए थे। तो ये हालत है उज्जैन में अभी। और कोशिश हम करेंगे हमारे संवाददाता अमुद से भी बात करने की, लेकिन हिंसा जो ठीक है, हमारे साथ विक्रम सिंह है और ये हमारे संवाददाता एबीपी के उज्जैन से जुड़े हुए हैं सीधा लाइव हमारे साथ। विक्रम, पहले हमें ये बताइए कि स्थिति अभी क्या है उज्जैन में। देखिए, अभी तो पूरी स्थिति नियंत्रण में है। यहाँ पर उज्जैन के एसपी प्रदीप शर्मा सहित यहाँ पर तमाम बल बुला लिया गया है। और पूरे तराना में वैसे तो धारा 144 लगी है, लेकिन अघोषित रूप से यहाँ पर कर्फ्यू जैसी स्थिति है। मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए आप चारों तरफ यहाँ पर बल मौजूद है। उसके अलावा यहाँ की जो दुकानें हैं वो सारी दुकानें यहाँ पर बंद है और चप्पे चप्पे में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति को निर्मित न हो। आगे ये जो घटनाक्रम अभी तक हुआ है ये आगे न बढ़े, इसको लेकर बड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने यहाँ पर कमान संभाल ली है। जी, लेकिन आप मुझे ये बताइए विक्रम कि जब ये स्थिति कल पैदा हो चुकी थी, कल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन गई थी, कल ये भिड़ंत हो गई थी, ये हिंसा हो गई थी, उसके बावजूद सुरक्षा बल कहां थे? आज फिर ये इस तरीके की वारदात होने का सिचुएशन कैसे पैदा हुआ? देखिए, आज जैसे कि कल जो घटनाक्रम हुआ था उसमें पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें गिरफ्तार करने के बाद पुलिस को ऐसी उम्मीद थी कि अब यह घटनाक्रम आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन आज चूंकि जुम्मा है, जुम्मे की जो नमाज अदा हुई है, उसके बाद जब भीड़ धार्मिक स्थल से अपने इलाके की ओर जा रही थी तो ऐसा आरोप लग रहा है कि उसके बाद कतिपय लोगों ने, कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया। 2 बसों में भी आग लगा दी गई। पुलिस इस पूरे घटनाक्रम से वाकिफ नहीं थी कि ये घटनाक्रम, पुलिस को ऐसा अनुमान था कि चूंकि कल जो घटनाक्रम हुआ था उसमें 5 लोगों की अरेस्टिंग हो गई है, तो दोनों पक्ष जो है इस घटना के बाद, इस अरेस्टिंग के बाद संतुष्ट हो गए होंगे। लेकिन आज जो दोबारा घटनाक्रम हुआ वो पुलिस के लिए भी एक अचंभित घटना है और यहाँ पर काफी पुलिस बल तैनात है। यहाँ पर 2 कंपनियां बुलाई गई है। बावजूद इसके ये जो घटनाक्रम घटित हुआ है इसका पुलिस को अंदेशा नहीं था। आप देखिए, यहाँ पर जो पुलिस की जो बसें हैं वो यहाँ पर खड़ी हुई है। पूरा फोर्स यहाँ पर हर घटनाक्रम से निपटने के लिए तैयार था, लेकिन इसके बावजूद आज जो है वो घटनाक्रम हुआ है। वो पुलिस अधिकारियों को इस घटनाक्रम की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। विक्रम, आप हमारे साथ बने रहिए। और जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं 4 बजे की बुलेटिन की शुरुआत हम इस बड़ी खबर से कर रहे हैं। महाकाल की नगरी से ये बड़ी खबर, उज्जैन से ये बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बार फिर हिंसा हुई है। लोगों ने पथराव किया है, गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। यहां दो पक्ष आपस में भिड़ गए। लोग लाठी डंडे और तलवार लेकर सड़कों पर निकल आए। कई बसों में आग लगा दी और हालात को काबू करने के लिए पुलिस कोशिश कर रही है,
लेकिन आपको बता दें कि कल रास्ते को लेकर विवाद दो समुदाय के लोगों में हुआ और लोग आपस में भिड़ गए। इसी दौरान एक हिंदूवादी नेता पर हमला हुआ था। हमले के बाद जमकर बवाल हुआ। एक समुदाय के लोग पर हमले का आरोप लगाया गया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए कुछ 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी भी उज्जैन में तनाव बना हुआ है। और अंबुज हमारे संवाददाता जो मध्य प्रदेश संभालते हैं हमारे लिए, वो अभी भोपाल से उज्जैन के रास्ते में हैं। अंबुज, आप गाड़ी में हैं। अंबुज, आपके पास पूरी जानकारी है, तफसील से बताइए क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और आज भी ये स्थिति क्यों बनी हुई है। बहुत बड़ी नाकामी है सरकार की और वहां के अब चीफ मिनिस्टर की, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का गृह जिला यही है ना, उज्जैन है ना। अगर उज्जैन पर भी उनकी नजर नहीं रहती है तो क्या एक्सपेक्ट किया जाए? जी देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री मोहन यादव का गृह जिला है। दरअसल ये पूरी जो घटना थी, ये शुरुआत इसकी एक व्यक्तिगत लड़ाई से हुई थी, जहां पर बजरंग दल के एक सदस्य को रात में बस को साइड न देने की वजह से विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि कुछ लोगों ने जो दूसरे समुदाय से आते हैं उन्होंने उनके साथ मारपीट की। जब ये बात संगठन के दूसरे लोगों तक पहुंची तब रात में भी पत्थरबाजी हुई और कुछ लोगों के साथ हाथापाई भी हुई थी, बसों में भी तोड़फोड़ की गई थी, लेकिन तब पुलिस ने पहुंचकर हालात नियंत्रण में लिया था। लेकिन आज फिर से सुबह से घटनाक्रम तनावपूर्ण रहा और पूरी तरीके से जब जुमे की नमाज अदा करी गई और इसको लेकर के गहमा गहमी चल भी रही थी इसी के साथ साथ, क्योंकि ज्ञापन भी सौंपे गए दोनों पक्ष की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ। और जब नमाज के बाद दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने आए तो घटनाक्रम ये हुआ कि दोनों पक्षों में आपस में पथराव भी हुआ। गुस्सा इतना बढ़ा कि बसों में आग लगा दी गई है और तो कुछ सवाल तो ये पैदा होता है ना अंबुज, सवाल ये पैदा होता है कि जुमे की नमाज है, ये आज थोड़ी पता चला होगा। ये तो पुलिस को, वहां के प्रशासन को पहले से पता है कि भाई आज जुमे की नमाज है, आज बसंत पंचमी भी है, आज बड़ा दिन है, बड़ा त्योहार है, तो इसके हिसाब से फिर क्यों वहां पर तैयारी नहीं थी? बिल्कुल, ये प्रशासन के लेवल की ये चूक है, सुरक्षा के लेवल की ये चूक है, जब रात में इस तरह की स्थितियां बन चुकी थी। अंबुज, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अभी हितेश वाजपेयी जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भोपाल से जुड़ गए हैं। हितेश भाई नमस्कार आपको, मेघा प्रसाद यहाँ। बताइए क्या है स्थिति वहां पर, आप बताइए प्रशासन की तरफ से आप क्या हमें बता सकते हैं, क्यों ये बवाल वहां पर हुआ और आज दूसरे दिन क्यों हुआ? देखिए मेघा जी, जब कांग्रेस हारती है तो वो मालवांचल से अपनी शुरुआत करती है। आपने देखा होगा कि पहले भी राहुल गांधी जी ने मंदसौर से इसकी शुरुआत करी थी और बहुत कूटनीतिक तरीके से वे इसको करते हैं और यही चीजें हम लोग मालवांचल में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अचानक वहां पर दिग्विजय सिंह जी और उनके साथी सब सक्रिय हुए हैं। हाँ। तो उनके दो ही डॉक्ट्रिन होते हैं, एक जो होता है मैं आपको रोकूंगी, हितेश भाई मैं आपको रोकूंगी, नहीं हितेश भाई मैं आपको रोकूंगी। मैं समझती हूं कि आप लोग की वैचारिक मतभेद है कांग्रेस के साथ, मगर यहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। सीधा राहुल गांधी को खींच देंगे इसके अंदर और फिर दिग्विजय सिंह को खींच देंगे, तो क्या ये आप एक्सप्लेन कर पाएंगे लोगों को? क्या आप मेघा जी, आपको लगता है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के इस प्रकार की वारदातें होती हैं? आप बताइए। क्या आम हिंदू या आम मुसलमान क्या इस प्रकार की हिंसा में या इस प्रकार की करतूतों में विश्वास रखता है? इसमें 100% पॉलिटिकल लोग शामिल होते हैं और हमेशा यही होता है कि पॉलिटिकल लोग आकर इस प्रकार के मौकों का फायदा उठाकर अनरेस्ट पैदा करके अपनी वोटों की राजनीति सेकना चाहते हैं और हम इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं और किसी भी बहकावे में नहीं आने वाले हैं। हाँ, ये बात सही है कि कभी वो सफल हो जाते हैं, लेकिन हम अधिकांश उनको असफल करने के लिए मध्य प्रदेश में काम करते हैं और दुखद है, ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए। लेकिन शासन और प्रशासन दोनों इस पूरी घटनाओं को लेकर बेहद सख्त है एंड थिंग्स आर बीइंग टेकन कॉग्निजेंस ऑफ। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही इस पूरी घटना के पीछे के लोग भी पर्दाफाश होगा और मध्य प्रदेश शांति का टापू रहा है और रहेगा। एक आध ऐसी ठीक है, तो हितेश वाजपेयी जी,
हितेश वाजपेयी जी, जो खबर हमारे पास है, जो हमारे लोकल रिपोर्टर्स ने दी है कि एक सड़क को लेकर विवाद हुआ, एक बस को साइड देने को की वजह से विवाद हुआ। आप कह रहे हैं राहुल गांधी की वजह से विवाद हुआ, कांग्रेस की वजह से विवाद हुआ। चलिए, आप ही की बात सही, ये बताइए कि आप इसे फिर रोक क्यों नहीं पाए? क्या करनी थी आपकी प्रशासन? मैंने आपको बहुत स्पष्ट ये बात कही कि जब नॉर्मल इंसिडेंसेस को राजनीतिक रूप से बृहद किया जाता है तो घटनाएं तो ऐसी होती हैं। सड़क पर आज आप और हम जब बात कर रहे हैं मेघा जी, तो आप भी जानती हैं कि पूरे देश में अभी कितने विवाद हो रहे होंगे। कभी किसी की गाड़ी किसी से टच हो जाती होगी, कहीं पर रास्ता रोक लिया जाता होगा, लेकिन हर जगह तो ऐसा नहीं होता। और वो इसलिए नहीं होता है कि जब इन घटनाओं के पीछे राजनीतिक शोषण इन घटनाओं का शुरू किया जाता है, अराजकता फैलाई जाती है। शुरुआत ऐसे ही होती है। दो बच्चों के बीच में गुल्ली डंडा के विवाद को यदि सांप्रदायिक विवाद बना दिया जाए तो आप समझ सकती हैं कि इसके पीछे किस प्रकार के राजनीतिक गंदे और घिनौने खेल खेले जा रहे हैं। हितेश भाई, सरकार आपकी है, सवाल तो उठेंगे। आप मेरे बहुत पुराने मित्र हैं हितेश भाई, लेकिन आप जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं वो विफल है। ये पूरी आपकी जो कोशिश है ये विफल है। लोगों को ये नहीं समझ में आएगा कि जब दो गुटों में विवाद हो गया तो आप सीधा राहुल गांधी पर चले जाते हैं। मैं समझती हूँ कि क्या आप लोगों को पॉलिटिक्स में, देखिए ना हितेश भाई, की बात करी है, आप डॉक्ट्रिन की बात करें, हम यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं हितेश भाई। आप डॉक्ट्रिन की बात कर लीजिए। कहानी को तो समझना होगा। बहुत बेसिक सी बात है ना, एसपी कहां थे, बहुत बेसिक सी बात है। पुलिस कहां थी, प्रशासन कहां थी? देखिए मेघा जी, हाँ। आप बहुत अच्छे से इस बात को समझती हैं कि जब राजनीतिक षड्यंत्र होते हैं स्पोरेडिक, तो पुलिस प्रशासन और नेताओं की आपस की जो कूटनीतिक होती है, इनका काम है व्यवस्था को बनाए रखना और उनका काम है ऐसे अवसरों का लाभ लेना। तो कभी कभी ये लोग तात्कालिक रूप से सफल होते दिखते हैं। और मैं फिर दावे के साथ आपको कह रहा हूँ, 30 साल से आप जानती है बहुत अच्छे से, इस प्रकार की वारदातें जब तक राजनीतिक संरक्षण नहीं होती है। दो लोगों में सामान्य घटना, आपने ही बताया कि सड़क की बात को लेकर बात शुरू हुई, ठीक है, तो फिर इतना बड़ा रूप जब तक बिना राजनीतिक संरक्षण नहीं हो कैसे ले सकती हैं आप? मुझे बताइए ना। हाँ ठीक है हितेश भाई, रोकना चाहिए था इसे। और बहुत दुखद है कि ऐसी हिंसा पर भी आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और ये जवाब जो आपने दिया है ये लोगों को ही डिसाइड करने दीजिए कि आपका जवाब उनको मान्य है या नहीं है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, एबीपी के कुछ सवाल हैं उज्जैन की हिंसा पर, और ये सवाल मैं आपके सामने अब रखने जा रही हूं। उज्जैन में हिंसा के लिए कौन है जिम्मेदार? महाकाल की नगरी अमन में किसने लगाई आग? कल भी हिंसा हुई, आज फिर से हिंसा हुई, ये कैसे हो गया? हिंसा रोकने में पुलिस प्रशासन क्यों हुई नाकाम? और जो मैं बार बार कह रही हूं कि मुख्यमंत्री का गृह जिला है, उसके बावजूद ये सब कुछ हुआ है। उनके भाई साहब वहीं रहते हैं, उनका परिवार वहां रहता है। क्यों लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को रोका नहीं गया या कंटेन नहीं करने की कोशिश की गई या की गई तो वो विफल रहे? मैं वापस विक्रम सिंह के पास जाना चाहूंगी, वो उज्जैन से हमारे साथ। अंबुज के पास वापस जाऊंगी, माफ कीजिए, अंबुज के पास मैं वापस जाऊंगी। अंबुज, अब आप बताइए, मैं आपसे उस वक्त पूरा जवाब नहीं सुन सकी, विस्तार से बताइए, आपके पास क्या जानकारी है? तो जी बिल्कुल मेघा, जिस तरीके से जवाब जो बीजेपी के प्रवक्ता अभी दे रहे थे वो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक बात कर रहे थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इतनी एक घटना घटती है और उस घटना को एक तरह से सांप्रदायिक रंग दे दिया जाता है, बसों में तोड़ फोड़ हो जाती है। जबकि मैं ये कह रहा था उस वक्त कि आपके पड़ोसी ज़िले में ही एक तनाव की स्थिति है, धार में, जहां पर बसंत पंचमी के दिन नमाज और पूजा एक साथ होती है, वहां पर इतना तनाव बना हुआ है। और ठीक एक रात पहले उज्जैन, जो कि उज्जैन के तराना में इस तरीके की घटना होती है। हालांकि वो सुबह तक ऐसा बताया जा रहा था, दावा किया जा रहा था पुलिस के तरफ से, अधिकारियों की तरफ से, कि घटना अब नॉर्मल हो चुकी हैं स्थितियाँ, लेकिन तनाव बना हुआ था। तो क्यों नहीं, जब नमाज पढ़ी जा रही थी और इस बात की आशंका थी
कि फिर से एक बार विवाद खड़ा हो सकता है, तो क्यों स्थितियों में ढील छोड़ी गई, क्यों दोनों पक्ष आमने सामने आए और क्यों दोनों पक्ष आमने सामने जब आ गए और उसके बाद पथराव हुआ, वाहनों में आग लग गई और स्थिति अब इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है कि वहाँ पर धारा 144 लगानी पड़ी है और गलियों में वहाँ पर अभी भी दहशत का माहौल है। आम लोग डरे हुए हैं, दुकानों में, मकानों में, ऑफिसेज में तोड़ फोड़ हुई है, गाड़ियों को तोड़ा गया है, गाड़ियों में आग लगा दी गई है। एक बार फिर से अधिकारी अब वहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं और फिर से ये कहा जा रहा है कि स्थितियाँ सामान्य की जा रही हैं। पर सवाल ये ज़रूर उठता है कि जब स्थिति रात को बिगड़ी थी और अगले दिन ही जुमे की नमाज भी थी, इस बात की आशंका भी थी कि एक बार फिर से ज़रूर दोनों संगठन आमने सामने आ सकते हैं, तो क्यों नहीं उसके लिए कोई प्लान किया गया, क्यों नहीं इस तरीके से कोई व्यवस्था बनाई गई कि शांतिपूर्ण तरीके से दोनों चीज़ें हो सकती थी। ये जो एक इनकाउंटर हुआ, आमने सामना जो हुआ, वो उसको अवॉइड किया जा सकता था और ये जो स्थिति बिगड़ी, अगर बेहतर प्लानिंग की जाती तो इसको भी अवॉइड किया जा सकता था, क्योंकि इस बात की आशंका बिल्कुल थी कि एक बार फिर से स्थितियां बिगड़ सकती हैं। अंबुज, बिल्कुल हालात इनको खास तैयारी करनी चाहिए थी। आज के लिए ये नाकामी है प्रशासन की कि उन्होंने सिचुएशन को हाथ से बाहर निकलने दिया। मैं विक्रम के पास वापस जाना चाहूंगी। विक्रम, आप तो कल भी वहीं थे, आज आप भी वहीं पर हैं। आपने स्थिति कल भी देखी, आज भी देख रहे हैं। ये बताइए, आपके हिसाब से पुलिस और प्रशासन में कहाँ चूक कर गए वो? जो पुलिस प्रशासन है उसको उम्मीद विक्रम, मैं अभी 2 मिनट विराम। जीतू पटवारी जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं। जीतू पटवारी जी, जमकर आप लोग भी इस पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन राजनीति को थोड़ा परे रखेंगे। आप बताइए, आपकी जानकारी क्या है? पहले तो मैं आपकी बात पे आपत्ति लेता हूँ। मैंने कब राजनीति की और कौन सी बात आपको हमारी जमकर राजनीति दिखी? इस तरीके से जबरदस्ती माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप, इस तरह की बात करके। आप जानकारी बताइए। आपने मुझसे सवाल ही नहीं पूछा, उससे पहले आप जमकर राजनीति कर रहे हैं। कौन सी राजनीति करी हमने इस पे जमकर? ठीक है, आप की क्या जानकारी है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो बताइए। मध्य प्रदेश का हमारे महाकाल की नगरी उज्जैन है। बाबा महाकाल का एक अपना पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड सृष्टि में उनका एक अपना सबको आशीर्वाद है। वो शांति की टापू है। वहाँ पर मुख्यमंत्री जी खुद गृह मंत्री भी है, वहीं के रहने वाले हैं, उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी आती है। उसके बाद कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, तो ये सरकार का फेल्यूर है। अब आपने मुझे फोन के लिए किया है, तो ये तो अगर अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये माने ना कि मुख्यमंत्री से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है। अब इसमें राजनीति क्या है? ठीक है, तो जीतू पटवारी जी, आपसे ये सवाल फिर मैं करना चाहूंगी, क्योंकि अभी हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए थे। उनका ये कहना है, उन्होंने सीधा ब्लेम किया है राहुल गांधी को और दिग्विजय सिंह जी को और कहा है कि उनकी वजह से ये हालत हुई उज्जैन में आज। अब आप जवाब दीजिए। ये मूर्खतापूर्ण बात करना और अपने दायित्व को नहीं निभाना। जो दंगा होता है वो किसी भी समाज के लिए अच्छा नहीं होता है। जो झगड़ा होता है किसी भी सभ्य समाज की वो परिणति नहीं होती है। मैं अपील करता हूँ सभी लोगों से कि इसको शांति बनाए रखें और ये राजनीति में जो सरकार होती है, सत्ता होती है, उसका दायित्व है कि इसको संभाले, कानून के का उपयोग करें, जो भी अपराधी उसके खिलाफ कार्रवाई करें। ये इस तरीके से बात करके अपने दायित्व को से भग थोड़ी सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। कुछ तो भी किसी भी बात का किसी भी तरीके का उत्तर देना, ये इनका अहंकार का परिचायक है। तो जीतू पटवारी जी, जब उनका ये कहना है कि जो भी बवाल हुआ उसको हवा देने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया और दिग्विजय सिंह जी वो ये कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी सक्रिय हो गए हैं उज्जैन में, इसलिए हालत उत्पन्न हुई है उज्जैन में। ये सक्रिय हो गए दिग्विजय सिंह जी, ये बात करने से पहले उनकी पुलिस सक्रिय कब होगी, गृह मंत्री सक्रिय कब होंगे, सरकार सक्रिय कब होगी? सरकार हाथ पे हाथ रख के जो बैठी है, कानून व्यवस्था का जिनका दायित्व है, वो क्या कर रहे हैं? और किसी ने भी अपराध किया है, किसी ने भी प्रोत्साहित किया है, किसी ने भी गड़बड़ की है, वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके पीछे कार्रवाई करनी चाहिए। फिर प्रशासन होता क्यों है? जी बिल्कुल, सवाल आपका बहुत वाजिब है, पर क्या इसमें कांग्रेस के लोग किसी भी तरीके से सम्मिलित है क्या? अरे ये भारतीय जनता पार्टी अपने पाप को छुपाने के लिए आरोप पे प्रत्यारोप कर रही है।
मैं जनता से अपील करता हूँ, आपको जागना पड़ेगा, हम सबको एक रहना पड़ेगा। प्राचीन भारत की अपनी सभ्यता, परंपरा, संस्कार, भाईचारा, इसका एक सांप्रदायिक सौहार्द की ताकत है। ये हमें ताकत देती है, कानून की व्यवस्था, कि हम सब परिवार के लोग एकजुट रहे। ये बीजेपी राजनीतिक रोटियां सेक कर इस तरह की बात करके लोगों को गुमराह करती है। जी तो पटवारी जी सही कह रहे हैं आप, शांति बनाए रखना चाहिए वहाँ पर, दोनों गुटों को समझना चाहिए कि इससे किसी का कोई फायदा नहीं होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वापस जाना चाहूँगी पीसीआर की इजाज़त से, मैं वापस विक्रम के पास जाना चाहूँगी। विक्रम, आप जवाब दे रहे थे, प्लीज़ ख़त्म करिए। देखिए, जो कल की घटनाक्रम हुआ था उसके बाद पुलिस ने 5 लोगों को यहाँ पर अरेस्ट कर दिया था। उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है कातिलाना हमले का। तो पुलिस को ऐसी उम्मीद थी कि चूंकि एक पक्ष घायल हुआ है, दूसरे पक्ष के आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, तो पूरा मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बात का अंदेशा नहीं था कि ये दोबारा घटनाक्रम होगा और दोबारा यहाँ पर विवाद की स्थिति बनेगी, बसों में आग लगा दी जाएगी। तो ये जो पूरी घटना है, इसको लेकर पुलिस तैयार नहीं थी और ऐसी घटना की उम्मीद भी नहीं की जा रही थी। चूंकि पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों से बात की थी, तो दोनों ही पक्ष के लोग पूरी तरीके से संतुष्ट थे। तो इसी वजह से पुलिस की कहीं ना कहीं ये छोटी सी चूक सामने आई, लापरवाही हुई है। ये घटनाक्रम ने एक बार बड़ा रूप ले लिया और आज अभी जो पुलिस अधिकारी है वो यहाँ पर जमे हुए हैं और पूरे घटनाक्रम को लेकर दोनों पक्षों को संतुष्ट करने में लगे हैं और पूरी तरीके से जो स्थिति है वो नियंत्रण में लाने की विक्रम, कोशिश क्या धारा 144 लगा दी गई है वहां पर? देखिए, धारा 144 लगाई गई है, लेकिन यहाँ पर अघोषित रूप से कर्फ्यू जैसी स्थिति आप देखिए। यहाँ पर सारी दुकानें, मुख्य बाजार जो है वो पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। चूंकि यहाँ पर जो है मारपीट की घटना के बाद लूटपाट जैसी घटना भी हुई है। लोगों की जो दुकान है वहाँ से सामान जो कुछ लोग हैं उपद्रवी हैं वो ले गए हैं। उसकी वजह से जो ये पूरा बाजार है वो बाजार भी पूरी तरीके से बंद हो चुका और अघोषित रूप से कर्फ्यू जैसी स्थिति है तराना। तो आप कह रहे हैं अघोषित रूप से कर्फ्यू है, मतलब औपचारिक तरीके से अभी कर्फ्यू नहीं लगाया गया है वहां पर? नहीं, अभी औपचारिक रूप से कर्फ्यू नहीं लगाया गया है, केवल धारा 144 का ऐलान हुआ है। और चूंकि बड़े पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, उज्जैन एसपी जो प्रदीप शर्मा वो यहाँ पर मौजूद है, उनका ऐसा कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। काफी पर्याप्त पुलिस बल लगा दिया गया है और पूरे घटनाक्रम पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी खुद मॉनिटरिंग करते हुए नजर रख रहे हैं। वो ठीक है, लेकिन आज जो हिंसा हुई है उस पर पुलिस की क्या कार्रवाई हुई है? आज तो फ्रेश हिंसा हुई है ना, तो उस पर अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है उन लोगों पर? और उन लोगों को क्या हिरासत में लिया गया है या नहीं? देखिए, कल से अभी तक जो घटनाक्रम हुआ है उस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की ओर से अभी औपचारिक रूप से केवल एक एफआईआर दर्ज की गई है, और जो कि हिंदूवादी संगठन के जो नेता है उन पे जो हमला हुआ था उसमें एक एफआईआर दर्ज की गई है। रात में जो घटनाक्रम हुआ, बसों में जो तोड़फोड़ हुई है, 1 दर्जन बसों में तोड़फोड़ हुई है, उसके अलावा जो लोगों की दुकानों में तोड़फोड़ हुई है, उसमें फिलहाल अभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। पुलिस अधिकारियों का ऐसा कहना है कि अभी इस पूरे मामले की जांच चल रही है, विवेचना चल रही है। चूंकि बड़ा मामला है, उपद्रव का मामला है, ऐसे में कोई गलत व्यक्ति ना फंस जाए, इसलिए पुलिस गहनता से इसकी जांच कर रही है, उसके बाद मुकदमा दर्ज करेगी। और चूंकि ये जो घटनाक्रम जुम्मे की नमाज के बाद सामने आया है, इसके बाद एक बार फिर पुलिस अधिकारी पूरे मामले में, पूरे इलाके में शांति बनाने में लगे हैं। उनका कहना है कि जब शांति कायम होगी उसके बाद फिर दोषियों को चिन्हित किया जाएगा। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे निकाले जाएंगे, उसके फुटेज निकाले जाएंगे। जो लोगों ने वीडियो बनाया है उसमें जो उपद्रवी दिख रहे हैं उनके खिलाफ, उन्हें चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल पुलिस ने भी एफआईआर की बात की जाए तो जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो केवल एक ही एफआईआर दर्ज हुई है। सिर्फ एक ही एफआईआर है। विक्रम, बने रहिए हमारे साथ। मैं जल्दी से अंबुज का भी रुख करना चाहती हूँ। अंबुज, मुझे ये बताइए कि कल भी हिंसा हुई और आज फिर से हिंसा हो गई, तो क्या अभी जैसे आप कह रहे हैं, विक्रम बता रहे हैं कि अपराधियों को तो ठीक है चिन्हित किया जा रहा है, लेकिन जो अफसर, जो आला अधिकारी जिनके नीचे ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उज्जैन की उनकी जिम्मेदारी थी, क्या उनके भी ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी? मुख्यमंत्री के ऑफिस से आपको क्या जानकारी है, क्या बताया जा रहा है? चीफ सेक्रेटरी होंगे, डीजीपी होंगे, ये सब लगे होंगे आज के सिचुएशन पर। बताइए क्या आपके पास क्या जानकारी है?
जी बिल्कुल मेघा, जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री मोहन यादव का गृह क्षेत्र है। मोहन यादव ही राज्य के जो हैं गृह मंत्री भी हैं। जाहिर सी बात है जब उनके गृह क्षेत्र में इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो इस पर नज़र रखी जाती है और गंभीरता से नज़र रखी जाती है। फिलहाल जो आपने सवाल किया कि क्या अधिकारियों पर किसी तरह का कोई एक्शन या इस तरीके की कोई बातें, तो अभी तक इस तरीके का कोई बात नहीं आई है। पहली प्रायोरिटी ये है कि पूरी स्थिति को नियंत्रण किया जाए और फिर इसके बाद इस बात का आकलन किया जाएगा कि चूक आखिर किस लेवल पर हुई है और आखिर इसके लिए किसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस घटना को अवॉइड किया जा सकता था। रात में जिस तरीके के माहौल बने थे और दिन में भी इस तरीके के का घटनाक्रम होने की आशंका बिल्कुल थी और तनाव की स्थिति बनी हुई थी। आज बसंत पंचमी का दिन है। धार जिले में भी इस तरीके की एक सांप्रदायिक तनाव का माहौल था। शुक्रवार का भी दिन था और नमाज वो पूजा भी वहाँ पर बसंत पंचमी की जानी थी। इलाके में एक तनाव का माहौल और वहाँ पर रात में इस तरीके की घटना हो जाना, तो कहीं ना कहीं एक आशंका थी कि इस तरीके की कोई घटना जो है ये आगे भी हो सकती है, ये बढ़ सकती है। एक बार फिर से वो जो आग शांत होती नज़र आ रही थी वो भड़क सकती है, इस बात की आशंका थी। लेकिन उस चीज को अंबुज, आशंका आपको थी, मुझे थी, लेकिन कहीं ना कहीं शायद पुलिस वालों को ये आशंका नहीं थी और शायद इसी वजह से ये सिचुएशन आज पैदा हुई है। ये मल्टी विंडो जो आप देख रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उज्जैन के, महाकाल की नगरी उज्जैन से कल से लेकर आज तक जो हुआ है ये तस्वीरों से बयां कर रहे हैं। आप देखिए ये 6 विंडो में अलग तस्वीरें, कल क्या हुआ था, कैसा तनाव हुआ था, आज जो आगजनी हुई है, ये सब कुछ आपके सामने। कल शाम में भी पथराव हुआ था, आज आगजनी हुई है। किस तरीके से तलवार लहराते हुए कल लोग बाहर सड़कों पर निकले थे, उसके बावजूद प्रशासन की नींद नहीं खुली और आज हालात ये बने हैं कि अभी कर्फ्यू जैसा सिचुएशन उज्जैन में हो रहा है। एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं होगा। ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा संतों का आशीर्वाद और श्रद्धालुओं के आस्था की सुरक्षा, आस्था और सुरक्षा दोनों हमारे लिए सर्वोपरि रहा है, ताकि सरकार काम करे। शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मिले। ये अन्याय बहुत बड़ा हुआ है, इसलिए विचार बदलने का कोई प्रश्न ही नहीं है। प्रयागराज में संगम के किनारे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का धरना लगातार 6ठे दिन जारी है। बड़ी खबर यह है कि आज शंकराचार्य की तबीयत बिगड़ गई है, उन्हें बुखार है, इसलिए वो वैन में ही आराम कर रहे हैं। आज 2 बार पालकी पर आए। मौनी अमावस्या के दिन पुलिस के साथ झड़प से नाराज शंकराचार्य शिविर के बाहरी धरने पर बैठे हुए हैं। शंकराचार्य विवाद को लेकर संत 2 खेमों में बटे दिख रहे हैं। कोई समर्थन में है तो कोई विरोध में खड़ा है। शंकराचार्य के समर्थन में कंप्यूटर बाबा तो तपस्या में बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य के सम्मान में वो तप कर रहे हैं। माघ मेले में साधु संतों के साथ जो हुआ वो निंदनीय है। संत व्यक्ति विशेष नहीं होते हैं, समाज और राष्ट्र की चेतना होते हैं, लेकिन प्रशासन ने जो किया वो गलत है। शंकराचार्य का अपमान करोड़ों श्रद्धालुओं को ठेस पहुंचाने वाला है। उन्होंने सीएम योगी से मांग की है कि दोषी अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। प्रशासन का दायित्व श्रद्धा, साधना और साधु संतों की रक्षा करना है। उसी प्रशासन द्वारा किया गया यह आचरण अहंकार और असंवेदनशीलता का प्रतीक है। शंकराचार्य जैसे पूज्य संत के साथ अपमान का व्यवहार पूरे संत समाज और
करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचने वाला है। यह हम स्पष्ट रूप से मांग करते हैं कि दोषी अधिकारियों पर तत्काल कठोर कार्रवाई हो, संतों के सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना की जाए। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं कंप्यूटर बाबा का एक तरफ और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य के तस्वीरें दूसरी तरफ। आज बीमार हैं शंकराचार्य, ऐसी खबर आ रही है, बुखार है उन्हें, स्नान करने नहीं आए हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्रोध इतना है कि उन्होंने कहा है कि जब तक माफ़ी नहीं मांगी जाएगी, जब तक सरकार और प्रशासन उनसे माफ़ी नहीं मांगेगा, वो स्नान नहीं करने जाएंगे। तो शायद ये भी वजह हो सकती है कि शंकराचार्य अभी भी अपने वैन से बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन उनकी तबीयत नासाज होने की भी खबर आज आ रही है। ठंड बहुत हो गई है इलाके में, लेकिन आज बड़ा दिन, वसंत पंचमी का दिन, बड़ा त्योहार, और आज का स्नान बेहद महत्वपूर्ण था। उसके बावजूद शंकराचार्य अभी तक स्नान करने बाहर नहीं निकले हैं। और राजनीति भी इस मुद्दे पर काफी हो रही है। आपको बता दें कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मामले में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि ना किसी को स्नान से रोकना चाहिए, ना किसी को दान से रोकना चाहिए। सदियों से जो चलती आई है वो सनातनी सरिता को ना रोके। भाजपा जाए तो संस्कार बच पाए, ये शब्द है अखिलेश यादव के। लेकिन बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। शंकराचार्य विवाद पर पलटवार भी जारी है। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने सवाल उठाते हुए कहा कि जिन लोगों ने संतों पर गोलियां चलवाई, साधुओं को जेल में डाला, आज वो बोल रहे हैं। हम सब ने, शायद आप लोगों की जनरेशन तक भी यही पढ़ा होगा कि प्रयाग इज ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, जमुना एंड द मिथिकल सरस्वती। पर वो मिथिकल सरस्वती का रियल पिक्चर, नासा की पिक्चर से लेके जियोलॉजिकल डाटा तक सब कुछ दिखाई पड़ने लगा है। तो एक नए भारत का नया उदय हो रहा है। और वो लोग जिन्होंने भारत के संस्कृति के मान बिंदुओं को नष्ट करने, अपमानित करने की राजनीतिक परंपरा स्वतंत्र भारत में निभाई, संतों पे गोलियां चलवाई, संतों को जेल में रखा, शंकराचार्य जी को दीपावली के संध्या वंदन के समय उठाकर गिरफ्तार किया, वो लोग आकर जब यह बोलने का प्रयास करते हैं तो मुझे लगता है देश की जनता को समझ में आता है कि किसके मन का भाव क्या है और किसके मन की राजनीति क्या है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। वो 6 दिनों से लगातार शिविर के बाहर धरना दे रहे हैं, जबकि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उनसे संगम स्नान की अपील की थी। साथ ही आश्वासन भी दिया था कि मामले की जांच करवाई जाएगी, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। इस पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने केशव मौर्य की तारीफ भी की, लेकिन वो स्नान करने नहीं गए। इन लोगों ने भी किया है, उसकी जांच करके, जो उनकी जांच करके, जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मिले। आप कह रहे हैं कि स्नान हम अभी रास्ते में ही है, इसके बीच का हल क्या है? कैसे आप स्नान करने जाएंगे, क्या करेंगे, क्या है इसके बीच का हल? उन्हीं से पूछिए जिन लोगों ने ये शुरू किया है। उन्होंने ये शुरू किया है हमारी पालकी को रोक करके और हमको नीचा दिखाने की कोशिश करके, शंकराचार्य का अपमान करने की कोशिश करके, साधु संतों को मारपीट करके उनको अपमानित करने की कोशिश करके। इसलिए रास्ता उन्हीं को निकालना है, हमें नहीं निकालना है। हम तो अपनी टेक पर बैठे हुए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी सामने आया है। अब उसके बाद आपको जानकारी में है वो बयान, तो उसके हाँ जी, हमको बताया गया है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने ये कहा है कि शंकराचार्य जी को स्नान करके विवाद का पटाक्षेप करना चाहिए। लेकिन शंकराचार्य जी की जो मानहानि
उनके मुख्यमंत्री के द्वारा और उनके माघ मेला प्राधिकरण के द्वारा की गई है, उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है। लेकिन हम इतने से अच्छा महसूस कर रहे हैं कि कम से कम शासन प्रशासन के किसी व्यक्ति ने ये सोचा तो कि विवाद का पटाक्षेप होना चाहिए। ये विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जनवरी महीने में पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें 3 पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की हैं। 3 अलग अलग राज्य हैं, लेकिन तस्वीर एक ही है। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर लिपटी है। 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए तीनों राज्यों में मौसम का हाल जान लीजिए। पहली तस्वीर है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की, जहां लगातार बर्फबारी जारी है। दूसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की है। यहां एक तरफ सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बर्फबारी से राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है। उत्तराखंड का भी हाल कुछ ऐसा ही है। तस्वीरें मसूरी की हैं। भारी बर्फबारी से ओली से सैलानियों के लिए मौसम खुशनुमा हो गया है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हुई भारी बर्फबारी से वादियां गुलजार हो गई हैं। बर्फबारी के कारण कई इलाकों में तापमान 0 से काफी नीचे लुढ़क गया है, लेकिन कड़ाके की ठंड के बीच बर्फ से ढकी खूबसूरत वादियां देखकर लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। जम्मू कश्मीर के इन 10 तस्वीरों से आप मौसम के मिजाज को बेखूबी समझ सकते हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप भी गर्व महसूस करेंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भारी बर्फबारी के बीच एक गर्भवती महिला का पुलिस ने रेस्क्यू किया। स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की मदद की। पुलिस ने पैदल चलकर गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया। बताया गया है कि उस महिला की तबीयत बिगड़ गई थी। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम ने करवट ले ली है और प्रदेश में हर तरफ बारिश और बर्फबारी देखने को मिल रही है। ये इस सीजन की पहली बर्फबारी है। प्रदेश के 8 जिलों में बर्फीली तूफान का अलर्ट है। मंडी से लेकर मनाली, चंबा, शिमला और कुल्लू तक सड़कों पर बर्फ ही बर्फ है। बर्फबारी के बाद तापमान में भारी कमी आई है। और ये जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, मंडी, मनाली, चंबा, शिमला, ये 4 जिलों की तस्वीरें आपके सामने। खुशनुमा वहाँ मिजाज हो गया है, लोग लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन हाँ, थोड़ी परेशानी तो हो ही जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो जाते हैं। वहीं शिमला में भारी बर्फबारी की वजह से एक रोडवेज बस फंस गई। ये घटना पावर हाउस तवी मोड़ के पास हुई। सड़कों पर जबरदस्त बर्फबारी के बीच इस तरीके से ये बस फंस गई और काफी लोग देर तक कोशिश करते रहे। उसके बावजूद ये बस को वहां से नहीं निकाल पाए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बस फंसी हुई है। ड्राइवर बस को आगे पीछे करता रहा। फिसलन भी तेज थी। काफी देर तक कोशिश जारी रही। बाद में किसी तरीके से बस को वहां से निकाला गया। शिमला की कई सड़कें बर्फबारी की वजह से बंद कर दी गई हैं। उत्तराखंड में लंबे इंतजार के बाद भारी बर्फबारी से माहौल अलग ही नजर आ रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह से ही जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बाद तापमान गिरने से ठंड में इजाफा हो गया है। उत्तराखंड में लंबे समय से बारिश और बर्फबारी का इंतजार था। मसूरी, टिहरी और चक्राता की तस्वीरें आप अपने सामने देख रहे हैं। बर्फबारी का सैलानी तो जमकर लुत्फ उठा ही रहे हैं, साथ ही होटल कारोबारियों के भी चेहरे खिल उठे हैं। आज खबर गवाह में बस इतना ही समय। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।